तो जब हम रात में आसमान को देखते हैं, न जाने कितने अरबों तारे, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, ये सब कहाँ खत्म होता है? क्या मतलब ब्रह्मांड का कोई किनारा है, कोई दीवार, कोई सीमा? हाँ, ये सवाल तो सदियों से हैं। क्या ये फैलाव अनंत है या कहीं कहीं जाकर रुक जाता है? आज की हमारी जो बातचीत है वो इसी बड़े सवाल के आसपास घूमेगी। बिल्कुल। हम देखना चाहेंगे कि ये ब्रह्मांड फैल कैसे रहा है, हम कहाँ तक देख सकते हैं, मतलब हमारी हदें क्या हैं, और उन हदों के पार क्या हो सकता है। इसके लिए हमारे पास दो काफी दिलचस्प स्रोत भी हैं। हाँ, एक है साइंस चैनल का वीडियो चेजिंग द एज ऑफ द यूनिवर्स और दूसरा वॉयज थ्रू स्पेस चैनल का द एज ऑफ द कॉस्मोस। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि ब्रह्मांड के किनारे की ये जो पहेली है, ये असल में है क्या। हाँ, और देखें कि ये स्रोत हमें इस विशाल पैमाने और इसके रहस्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, बिग बैंग से, करीब 13.8 अरब साल पहले, है ना? सब कुछ एक बहुत ही गर्म, बहुत घने पॉइंट में था। हाँ, एक सिंगुलैरिटी कह सकते हैं। फिर हुआ महाविस्फोट, बिग बैंग, और वहीं से स्पेस और टाइम दोनों का जन्म हुआ और विस्तार शुरू हो गया। और ये विस्तार कोई मामूली नहीं था। तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एडविन हबल ने 1920s में देखा था, सही है ना? जी हाँ, उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। यही है हबल का नियम। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाने वाली है, जो साइंस चैनल वाली वीडियो में भी आती है, कि कुछ बहुत दूर की आकाशगंगाएं हमसे लाइट की स्पीड से भी तेज दूर जा रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो आइंस्टाइन के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। देखिए, आइंस्टाइन का नियम कहता है कि कोई चीज, कोई पदार्थ या जानकारी स्पेस के अंदर प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। अच्छा। लेकिन वो नियम स्पेस के खुद के फैलने पर लागू नहीं होता। स्पेस मतलब अंतरिक्ष का जो फैब्रिक है, वो खुद प्रकाश की गति से तेज फैल सकता है। ठीक है, इसे समझने का कोई आसान तरीका है? जैसे कोई उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। वॉयज थ्रू स्पेस वाले वीडियो में एक अच्छी एनालॉजी है। सोचिए, एक रबर की शीट है और उस पे कुछ चींटियां हैं। ठीक है। अब अगर आप उस शीट को तेजी से खींचें, तो जो चींटियां दूर हैं, वो पास वाली चींटियों के मुकाबले आपसे ज्यादा तेजी से दूर जाएंगी, भले ही वो चींटियां खुद शीट पर धीरे ही चल रही हों। अच्छा, हाँ, समझ गई। तो यहाँ चींटियां हो गई आकाशगंगाएं और रबर शीट हो गया स्पेस। स्पेस का खिंचाव भी उन्हें दूर ले जा रहा है, कभी कभी प्रकाश से भी तेज गति से। समझ गई। तो स्पेस खुद फैल रहा है और चीजों को अपने साथ बहा ले जा रहा है। इसी वजह से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एक सीमा है, मतलब वो हिस्सा जहां से प्रकाश अब तक हम तक पहुंच पाया है। एकदम सही, क्योंकि ब्रह्मांड की एक उम्र है करीब 13.5 अरब साल, तो प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में समय लगता है। हम सिर्फ उतना ही ब्रह्मांड देख सकते हैं जितने हिस्से से प्रकाश इस समय में हम तक यात्रा करके पहुंच सका है। और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है? आज इसका व्यास मतलब डायामीटर लगभग 92 अरब प्रकाश वर्ष है, और ये लगातार बड़ा हो रहा है क्योंकि और दूर से प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। 92 अरब प्रकाश वर्ष, ये तो सोच से भी परे है। और इसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं। लेकिन क्या इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर भी कोई और सीमा है? मैंने कॉस्मिक इवेंट होराइजन के बारे में सुना है। हाँ, ये एक और जरूरी सीमा है। कॉस्मिक इवेंट होराइजन, आप कह सकते हैं, एक तरह की अदृश्य रेखा है। इसके पार जो आकाशगंगाएं हैं, वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं स्पेस के फैलाव की वजह से कि उनसे आज चलने वाला प्रकाश भी हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या मतलब? हम उन्हें देख तो सकते हैं अभी? हाँ, हम उनका अतीत का प्रकाश देख सकते हैं जो बहुत पहले चला था, लेकिन जो प्रकाश वो अभी छोड़ रही हैं या भविष्य में छोड़ेंगी, वो हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। वो हमेशा के लिए हमारी पहुंच से, हमारी जानकारी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो मतलब हम कभी जान नहीं पाएंगे कि वो अब कैसी दिखती हैं, या वहां कभी पहुंच नहीं पाएंगे? बिल्कुल, और ये तथ्य वाकई चौंकाने वाला है, जैसा साइंस चैनल के वीडियो में भी जोर दिया गया है। हम जितनी भी आकाशगंगाएं देख सकते हैं ना, उनमें से लगभग 97% इस कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार हैं। 97%? ये तो बहुत अजीब एहसास है कि हम देख तो रहे हैं, पर वो असल में हमसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं। और इस सब को समझने में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, मतलब CMB, वो कैसे मदद करता है?
CMB वो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद बनी पहली रोशनी की एक धुंधली सी गूंज है। ये पूरे आसमान में फैली हुई है, हर दिशा में। अच्छा। ये उस शुरुआती बहुत गर्म ब्रह्मांड की एक तरह की तस्वीर है। ये हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे पुरानी चीज दिखाती है जिसे हम देख सकते हैं, और इससे हमें ब्रह्मांड के शुरुआती विस्तार और उसकी बनावट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1990s में कुछ और पता चला जिसने सबको चौंका दिया कि ब्रह्मांड का फैलाव सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि वो तेज हो रहा है। ये कैसे? गुरुत्वाकर्षण को तो उसे धीमा करना चाहिए था, है ना? हाँ, बिल्कुल यही उम्मीद थी। सब सोच रहे थे कि आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण फैलाव धीमा पड़ेगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने बहुत दूर के सुपरनोवा, जो एक खास तरह के तारे के विस्फोट होते हैं और जिनकी चमक निश्चित होती है, हाँ, उनका अध्ययन किया तो पाया कि वो उम्मीद से ज्यादा धुंधले दिख रहे थे। धुंधले? इसका मतलब वो हमसे ज्यादा दूर थे जितना होने चाहिए थे, और वो ज्यादा दूर इसलिए थे क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय असल में तेज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट। और इसके पीछे का कारण कोई रहस्यमयी चीज, डार्क एनर्जी। बिल्कुल। खगोलविदों का यही मानना है कि कोई अनदेखी ऊर्जा है जो स्पेस में ही मौजूद है और वो गुरुत्वाकर्षण के उलट काम कर रही है। मतलब वो चीजों को एक दूसरे से दूर धकेल रही है, रिपल्सिव फोर्स। और ये कितनी है? मतलब ब्रह्मांड में इसका कितना हिस्सा है? अनुमान है कि ये डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। सोचिए, हम जिस पदार्थ से बने हैं, तारे, ग्रह, हम सब, वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? हाँ, बाकी लगभग 27% डार्क मैटर है जो दिखता नहीं पर गुरुत्वाकर्षण डालता है, और बचा हुआ 68% ये रहस्यमयी डार्क एनर्जी है। 68%? और हम जानते तक नहीं कि ये है क्या। ये तो मतलब विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक हुआ। निश्चित रूप से। इसकी असली प्रकृति क्या है, ये कहां से आई, ये सब बड़े सवाल हैं। वॉयज थ्रू स्पेस वाला वीडियो इसी बात पे जोर देता है कि डार्क एनर्जी के प्रभाव कितने गहरे हैं। इसी की वजह से और ज्यादा आकाशगंगाएं उस कॉस्मिक इवेंट होराइजन को पार कर रही हैं। हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही हैं। हमेशा के लिए। तो इसका मतलब भविष्य में आसमान और खाली होता जाएगा, हमें कम चीजें दिखेंगी, दूर के आकाशगंगाएं एक एक करके हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगी। अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव वैसा ही बना रहा तो हाँ, यही होगा। अरबों खरबों साल बाद शायद हमारे लोकल ग्रुप की आकाशगंगाओं जैसे एंड्रोमेडा के अलावा हमें रात के आसमान में कुछ और नजर ही ना आए। बाप रे। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड का अंतिम अंत क्या होगा। क्या होगा इसका फाइनल फेट? मुख्य रूप से 3 संभावनाएं बताई जाती हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि डार्क एनर्जी भविष्य में कैसे बर्ताव करती है। अच्छा, कौन कौन सी? एक का शायद वो बिग रिप है, नाम से ही डरावना लग रहा है। हाँ, बिग रिप। ये तब होगा अगर डार्क एनर्जी समय के साथ और ज्यादा शक्तिशाली होती जाए। तो ये सिर्फ आकाशगंगाओं को ही दूर नहीं धकेलेगी, बल्कि ये तारों को उनकी आकाशगंगाओं से, ग्रहों को तारों से, और अंत में परमाणुओं को भी फाड़कर अलग कर देगी। ब्रह्मांड सचमुच में फट जाएगा। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है। और दूसरा अंत क्या हो सकता है? दूसरा है बिग फ्रीज या हीट डेथ। ये तब होगा अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव जैसा आज है वैसा ही स्थिर बना रहे। ब्रह्मांड फैलता रहेगा, ठंडा होता जाएगा, तारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे, सारी ऊर्जा समान रूप से फैल जाएगी। मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। हाँ, एंट्रोपी अधिकतम हो जाएगी और कोई भी काम, कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं होगी। ब्रह्मांड एक अनंत, ठंडे, अंधेरे और एकदम निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएगा। ये फिलहाल सबसे संभावित अंत माना जाता है। ठंडा, अंधेरा और निष्क्रिय। और तीसरा आपने कहा था 3 है? बिग क्रंच। क्या ये वापस सिकुड़ सकता? ये तीसरी संभावना है। ये तब हो सकता है अगर भविष्य में किसी वजह से डार्क एनर्जी कमजोर पड़ जाए और गुरुत्वाकर्षण फिर से हावी हो जाए। तब ब्रह्मांड का फैलाव रुकेगा और वो वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा और अंततः एक महासंकुचन, बिग क्रंच में खत्म हो जाएगा। और फिर कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रक्रिया हो सकती है। मतलब बिग क्रंच के बाद फिर से एक नया बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड बने। तो ब्रह्मांड का पूरा भविष्य इस अदृश्य, अनजानी डार्क एनर्जी के व्यवहार पर टिका है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड और उसके भविष्य की बात। पर अब उस असली सवाल पर आते हैं। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे के पार क्या है, जहां से प्रकाश अभी तक नहीं आया? हाँ, ये वो जगह है जहां विज्ञान अटकलों और सिद्धांतों के दायरे में ज्यादा आ जाता है,
क्योंकि हम सीधे तौर पर वहां देख नहीं सकते। सबसे आसान संभावना तो यही है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के ठीक बाहर का हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अंदर का है। मतलब वही स्पेस, वही नियम, वैसी ही आकाशगंगाएं, बस और ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है हमारा देखा हुआ हिस्सा कुल ब्रह्मांड का शायद एक बहुत ही छोटा सा, शायद एक कण बराबर अंश हो। ब्रह्मांड शायद बहुत बहुत विशाल हो या अनंत भी हो सकता है। अनंत? तो क्या ये अनंत ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा है, या बहुत बहुत दूर जाने पर, मतलब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से हजारों लाखों गुना दूर जाने पर चीजें बदल जाती हैं? यहीं पर और ज्यादा रोमांचक और ज्यादा स्पेक्युलेटिव सिद्धांत सामने आते हैं, जैसे मल्टीवर्स का विचार। मल्टीवर्स मतलब कई सारे ब्रह्मांड। ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता? लगता जरूर है, पर इसके पीछे कुछ गंभीर भौतिक सिद्धांत भी हैं। जैसे वॉइस थ्रू स्पेस वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र करता है। क्वांटम लेवल पर चीजें एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद हो सकती हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। हाँ, सुना है। तो एक व्याख्या यह है कि हर संभावना असल में एक अलग समानांतर ब्रह्मांड में घटित होती है। हर संभावना के लिए एक नया ब्रह्मांड, मतलब अनगिनत ब्रह्मांड। हाँ, इस व्याख्या के अनुसार तो यही मतलब निकलता है। एक और आइडिया आता है स्ट्रिंग थ्योरी से। स्ट्रिंग थ्योरी, वो जिसमें मानते हैं कि मूल कण असल में कंपन करते धागे हैं? बिल्कुल। स्ट्रिंग थ्योरी के गणित को काम करने के लिए हमारे जाने पहचाने 3 स्थानिक आयामों के अलावा और आयामों की जरूरत पड़ती है। अतिरिक्त आयाम? हाँ, और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड इन अतिरिक्त आयामों में तैरती हुई एक झिल्ली या मेम्ब्रेन, ब्रेन की तरह हो, और दूसरी झिल्लियां हों जो दूसरे ब्रह्मांड हों, जो शायद हमारे ठीक बगल में ही मौजूद हों, पर उन अतिरिक्त आयामों में होने की वजह से हमें दिखाई ना दे। क्या इन मल्टीवर्स सिद्धांतों का कोई सबूत खोजने का तरीका है, या ये सिर्फ गणितीय कल्पना है? खोजना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ खास तरह के पैटर्न या ठंडे धब्बे, कोल्ड स्पॉट्स खोज रहे हैं। शायद ये हमारे ब्रह्मांड की किसी दूसरे ब्रह्मांड से बहुत पहले हुई किसी टक्कर का निशान हो। अच्छा, टक्कर का निशान? हाँ, या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगों में कोई ऐसी गूंज ढूंढ रहे हैं जो शायद दूसरे ब्रह्मांड से आ रही हो, पर अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। ये अभी सब थ्योरी के स्तर पर ही है। मल्टीवर्स के अलावा और क्या थ्योरीज हैं? साइंस चैनल के वीडियो में कॉस्मिक इन्फ्लेशन का जिक्र था, क्या वो भी इससे जुड़ा है? हाँ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन बिग बैंग के तुरंत बाद, मतलब 1 सेकंड के खरबों में हिस्से में स्पेस के एक अविश्वसनीय रूप से तेज एक्सपोनेंशियल फैलाव का सिद्धांत है। इतना तेज? हाँ, इसने ब्रह्मांड को लगभग पलक झपकते ही विशाल बना दिया, और इसी इन्फ्लेशन ने छोटे छोटे क्वांटम उतार चढ़ावों को खींचकर बड़ा कर दिया, और वही आज की आकाशगंगाओं और क्लस्टर्स के बीज बने। अच्छा। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन शायद पूरी तरह रुका नहीं है। हो सकता है ये अभी भी कहीं और चल रहा हो और लगातार नए पॉकेट यूनिवर्स बना रहा हो, जिनका अपना अलग स्पेस टाइम, अपने अलग नियमों, और हमारा ब्रह्मांड भी ऐसे ही एक पॉकेट यूनिवर्स में से एक हो सकता है। तो हमारा ब्रह्मांड शायद एक बड़े लगातार फूलते हुए महाब्रह्मांड में एक बुलबुला जैसा हो सकता है। ये तो सुनने में मल्टीवर्स जैसा ही लग रहा है। हाँ, ये इन्फ्लेशन से निकलने वाला एक तरह का मल्टीवर्स मॉडल ही है। एक और बहुत ही, आप कह सकते हैं, दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है होलोग्राफिक सिद्धांत। होलोग्राफिक सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? होलोग्राम जैसा? कुछ वैसा ही। इसका मूल विचार यह है कि शायद हमारा 3D ब्रह्मांड, 3 स्पेस के आयाम और एक टाइम का, असल में किसी बहुत दूर की 2D सतह पर एनकोड की गई जानकारी का एक प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्शन है। क्या मतलब हम सब एक तरह के होलोग्राफिक फिल्म में हैं? सिद्धांत तो कुछ ऐसा ही कहता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड की जो सीमा है, शायद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का किनारा वही वो 2D सतह हो सकती है जहां सारी वास्तविकता लिखी हुई है और हम उसका 3D प्रोजेक्शन अनुभव कर रहे हैं। ये तो वाकई विश्वास करना मुश्किल है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, या ये सिर्फ एक वाइल्ड आइडिया है? इसका आधार ब्लैक होल की थर्मोडायनामिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ गणितीय नतीजों से आता है। ये अभी बहुत सैद्धांतिक है, लेकिन ये दिखाता है कि फिजिसिस्ट वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए कितने अलग-अलग, कितने अजीब लगने वाले तरीकों से सोच रहे हैं, खासकर जब ब्रह्मांड की सीमाओं की बात आती है। तो मतलब मल्टीवर्स, इन्फ्लेशन से बने पॉकेट यूनिवर्स, होलोग्राफिक सिद्धांत, ये सब हमें यही बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का वो किनारा
शायद कोई ठोस दीवार नहीं है, बल्कि या तो हमारी समझ की सीमा है या फिर किसी बिल्कुल ही अलग तरह की वास्तविकता का दरवाजा। बिल्कुल। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, कहीं ज्यादा विशाल हो सकता है। और ये हमें एक और बड़े सवाल की ओर ले जाते हैं। कौन सा सवाल? फर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है या शायद अनंत है और जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे पानी, कार्बन इतनी आम हैं और इतने अरबों साल बीत चुके हैं, तो हम अकेले क्यों लगते हैं? हाँ, एनेरिको फर्मी का वो मशहूर सवाल, वेयर इज एवरीबडी? सब कहाँ है? हमने अब तक किसी एलियन सभ्यता के कोई पक्के संकेत क्यों नहीं देखे? इसके कई संभावित जवाब सोचे गए हैं। हो सकता है बुद्धिमान जीवन बनना ही बहुत मुश्किल हो, बहुत रेयर हो, या हो सकता है सभ्यताएं हमसे इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनके सिग्नल्स हम तक पहुंच ही नहीं पाते या हम उन्हें पहचान नहीं पाते। या शायद वो जानबूझकर छिपी हुई हैं। जैसे कोई प्राइम डायरेक्टिव। ये भी एक संभावना है। या फिर एक थोड़ी दुखद संभावना ये है कि ज्यादातर सभ्यताएं तकनीकी रूप से उन्नत होने के बाद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, शायद खुद को ही नष्ट कर लेती हैं, मौजूद हैं। लेकिन वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परे हैं, उस कॉस्मिक इवेंट होराइजन के उस पार, जहां से हम तक कोई जानकारी कभी नहीं आ सकती। ये सारे विचार, ब्रह्मांड का किनारा, मल्टीवर्स, फर्मी पैराडॉक्स, ये सब हमारी अपनी जगह और हमारे ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाते हैं। क्या इन्हें समझने के लिए हमारी आज की गणित और भौतिकी काफी है या हमें कुछ नया चाहिए होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है हमें वास्तविकता को, खासकर इन चरम स्थितियों जैसे ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, बिग बैंग के समय क्या हुआ, या ब्रह्मांड के किनारे पर क्या है, इनको समझने के लिए बिल्कुल नई गणित या नई भौतिकी की जरूरत पड़े। और इसमें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, हमारी मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। एआई बहुत बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करने में, उनमें ऐसे पैटर्न खोजने में सक्षम है जिन्हें इंसान शायद देख ही ना पाए, और वो जटिल ब्रह्मांडीय घटनाओं के सिमुलेशन बनाने में भी मदद कर सकता है, जिससे हम अपनी थ्योरीज को टेस्ट कर सकें। लेकिन क्या इंसानी दिमाग की भी अपनी कोई सीमाएं हैं? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें? ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न बन जाता है। विज्ञान हमें बताता है कैसे चीजें कैसे काम करती हैं, दर्शन पूछता है क्यों। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था, या मल्टीवर्स सच है या नहीं, या चेतना क्या है, ऐसे सवालों से जूझते हैं, तो विज्ञान और दर्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। हाँ, और कल्पना की भी, आइंस्टाइन के विचार प्रयोगों की तरह। बिल्कुल। कल्पना शक्ति वैज्ञानिक प्रगति के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि कठोर गणना और प्रयोग। और ये खोज अकेले नहीं की जा सकती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, या इवेंट होराइजन टेलीस्कोप जिसने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर ली। सही कहा। या भविष्य के और बड़े टेलीस्कोप, गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने वाले डिटेक्टर, इंटरस्टेलर मिशन के विचार, ये सब वैश्विक सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें मिलकर काम करना ही होगा। और इन सब के पीछे जो असली चीज है वो है हमारी जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस विशाल अद्भुत ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। बिल्कुल। तो हमने आज ब्रह्मांड के फैलने की इस अविश्वसनीय कहानी पर बात की। कैसे ये शुरू हुआ, कैसे हबल ने देखा कि ये फैल रहा है, फिर कैसे पता चला कि ये तेज हो रहा है डार्क एनर्जी की वजह से। हमने अपनी देखने की सीमाओं को समझा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और वो कॉस्मिक इवेंट होराइजन जिसके पार चीजें हमेशा के लिए पहुंच से बाहर हो जाती हैं। हाँ, और हमने ब्रह्मांड के संभावित अंत के बारे में भी बात की। बिग रिप, बिग फ्रीज, बिग क्रंच। और फिर हमने उस सीमा से परे झांकने की कोशिश की जहां मल्टीवर्स, इन्फ्लेशन, होलोग्राफिक सिद्धांत जैसे दिमाग घुमा देने वाले विचार आते हैं। ये तो साफ है कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है और हर जवाब शायद नए सवाल खड़े कर देता है। हाँ, और साइंस चैनल और वॉयजेस थ्रू स्पेस जैसे स्रोत हमें इन जटिल विचारों को समझने में और ब्रह्मांड की इस विशालता और सुंदरता की सराहना करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए सोचने को। जैसा कि हमने बात की, डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। दूर की आकाशगंगाएं हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही हैं, उस कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को जानने के लिए
हमारे पास एक सीमित समय ही बचा है। क्या हमें एक तरह की अर्जेंसी महसूस करनी चाहिए कि जो कुछ हम अभी देख सकते हैं उसे जल्दी से जल्दी समझ लें, इससे पहले कि वो जानकारी हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो जाए? ये वाकई गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने का ये जो अवसर हमारे पास है, ये शायद हमेशा ना रहे, और ब्रह्मांड को समझने की हमारी ये जो कोशिश है, ये कितनी कीमती है। इस गहन ब्रह्मांडीय चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।